गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 73 है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। जो 69 नंबर में हमने 1 से 20 तक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कंप्लीट किया था, उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसके बाद 3 टेस्ट जीएस के आ गए हैं, एक ज्योग्राफी का और 2 जीएस के। ठीक है, ज्योग्राफी में 50 प्रश्न दिए थे 70वें नंबर के टेस्ट में। यह है 73 नंबर का टेस्ट। तो 21 से लेकर इसमें 40 तक कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। पहला प्रश्न है, जापान के टोक्यो में चल रही विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में उत्तर प्रदेश के बागपत से आने वाले सचिन यादव ने भाला फेंक प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ कितने मीटर भाला फेंका और चौथे स्थान पर रहे। देखिए, इन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ फेंका है 86.27 मीटर। 86.27 मीटर पहले ही प्रयास में फेंक दिया और चौथे स्थान पर रहे ये। और 84.85 मीटर फेंका नीरज चोपड़ा ने, वो 8वें स्थान पर रहे। ठीक है, 88.16 मीटर जिसने फेंका है उनको स्वर्ण पदक मिला है, त्रिनिदाद और टोबैगो के हैं वो। और 87.83 मीटर जिसने फेंका है उनको रजत पदक मिला, यानी दूसरे दर्जे का पुरस्कार। तो ये प्रथम स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर, ये चौथे स्थान पर और ये 8वें स्थान पर। बी है इसका आंसर, 86.27 मीटर। सचिन यादव ने विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में फाइनल में नीरज चोपड़ा को पछाड़कर चौथा स्थान हासिल किया। नीरज चोपड़ा 8वें स्थान पर रहे। सचिन ने अपने पहले ही प्रयास में 86.27 मीटर भाला फेंक कर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। ठीक है, जिसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है उन्होंने कितने मीटर भाला फेंका है? जिसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है उनका नाम है केशोर वालकोट। 88.16 मीटर भाला फेंका है, त्रिनिदाद और टोबैगो के हैं वो। और रजत पदक प्राप्त करने वाले एंडरसन पीटर्स ने 87.38 मीटर भाला फेंका है, ग्रेनेडा के हैं वो। और कांस्य पदक कर्टिस थॉमसन ने 86.67 मीटर फेंका है, अमेरिका के हैं वो। तो 86.67 और 86.27 में कुछ, ठीक है, बहुत कम ही डिफरेंस है, वरना तीसरे स्थान पर आ जाते सचिन यादव। देखिए, इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, 1 टाइम पेमेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सही सुमेलित करेंगे। यह है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में वो स्थित होंगे, उसी के अनुसार मिलान कर दीजिए। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, मन्नार मरीन नेशनल पार्क, गहिरमाथा समुद्री राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य और रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। महात्मा गांधी, देखिए दो का इस उत्तर इसमें अंडमान निकोबार है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क को अंडमान निकोबार से लगा दीजिए। और मन्नार मरीन नेशनल पार्क को तमिलनाडु से, गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य को उड़ीसा से और रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान को अंडमान निकोबार से। ए का 2, बी का 1, सी का 3। ए का 2, बी का 3, सी का 1। ए का 2, बी का 3, सी का 1। ठीक है, एक पेयर यही बनेगा। इसके अलावा यदि हम महात्मा गांधी मरीन यानी ए को 4 से मिलाएं और बी को 3 से मिलाएं, ए को 4 से मिलाएं, बी को 3 से मिलाएं, सी बन रहा है। लेकिन गहिरमाथा को जो है सी का 2 है यहाँ पर, तो इसी की वजह से एलिमिनेट हो जाएगा, केवल बी ही बनेगा यहाँ पर। देखिए, भारत में मुख्य भूमि पर 6 समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। कितने? 6। जो मरीन नेशनल पार्क गुजरात में, ठीक है, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही, मन्नार मरीन नेशनल पार्क है तमिलनाडु में, गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में और मालवन मरीन वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में। अभी रिसेंट का क्वेश्चन है, ये रिसेंट की रिपोर्ट है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? हाल ही में जारी की गई है, ये कल ही जारी की गई है, 1-2 दिन पहले ही। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत रहा है 38वें स्थान पर। ठीक है,
देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने वैश्विक नवाचार सूचकांक या अंग्रेजी में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 जारी किया। इसमें यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है, स्वीडन इसमें दूसरे स्थान पर है और भारत इसमें 38वें स्थान पर है। 24वां प्रश्न है, 31 अगस्त 2025 तक उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो देशों की सूची में कितने सदस्य शामिल हैं? ये PSLV का यहाँ कैसे आ गया फोटो? ये इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, अगला क्वेश्चन होगा उसका होगा ये। देखिए, 32 सदस्य देश हैं, इसमें 32 मेंबर हैं नाटो में रिसेंटली। तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो देशों की सूची 31 अगस्त 2025 तक इसमें 32 देश शामिल हैं, जिसमें सबसे हालिया सदस्य स्वीडन जो मार्च 2024 में शामिल हुआ था। ठीक है, साल भर से ऊपर हो गया इसको शामिल हुए। 25वां प्रश्न है, दलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? दलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को हराकर जीता है। ठीक है, बी है इसका आंसर। और ये क्रिकेट का टूर्नामेंट है। सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को 6 विकेट से हराकर दलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता। सेंट्रल जोन ने रजत पाटीदार के नेतृत्व में 11 साल के बाद, कितने 11 साल के बाद और 7वीं बार ये खिताब जीता है। दलीप ट्रॉफी 2025 में 6 टीमें खेली। ये 6 टीमें क्षेत्रीय टीमों के रूप में जोन के आधार पर होती हैं, जैसे कि सेंट्रल जोन, ईस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन, साउथ जोन और वेस्ट जोन। ठीक है, तो 4 तो आसानी से, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और इसके अतिरिक्त नॉर्थ ईस्ट जोन। ठीक है, और सेंट्रल जोन, तो 6 जोन है ये। इसका फोटो था वो, इसके लिए इमेज था क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। हाल ही में किस देश ने अपने ISSA-J1 मिशन के प्रक्षेपण के लिए भारतीय PSLV रॉकेट खरीदा है? PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये भारतीय रॉकेट है। रॉकेट का मतलब एक तरह से टैक्सी, अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए टैक्सी। जैसे कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर के लिए पहुंचाने के लिए क्या लगता है? आपकी खुद की बाइक, खुद की कार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या, ट्रेन हो गई, बस हो गई, मेट्रो हो गई, ये सब टैक्सी है ना। तो वैसे भी उसी तरह से PSLV, GSLV ये अंतरिक्ष में चीज़ों को पहुंचाने के लिए टैक्सी हैं। कौन सी चीज़ें जाएंगी? कोई सैटेलाइट जा रहा है, कोई मिशन जा रहा है। ठीक है, ये जापान का है। ठीक है, J स्टैंड फॉर जापान, J1 मिशन, जापान 1। तो जापानी कंपनी ने अपने ISSA-J1, ISSA आई मतलब इन सीटू और दूसरे एस का मतलब है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, J1 जापान 1 मिशन। ठीक है, इन सीटू स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस जापान 1 मिशन के प्रक्षेपण के लिए भारतीय PSLV रॉकेट खरीदा है जापानी कंपनी ने। यह अंतरिक्ष यान वर्ष 2027 के वसंत में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 4 पदक जीते, जिनमें से 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक, 1 कांस्य पदक और भारत रहा तीसरे स्थान पर। ये है इसका आंसर। और सारे ही सारे पदक महिला वर्ग में, या चारों के चारों मेडल महिला वर्ग में। ठीक है, पदक कह लीजिए, मेडल कह लीजिए, एक ही बात है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, इंग्लैंड के लिवरपूल में आयोजित हुई है प्रतियोगिता। कजाकिस्तान इसमें प्रथम स्थान पर रहा और उज्बेकिस्तान इसमें दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है, कजाकिस्तान के बॉक्सर विश्व में नंबर 1 है इस समय। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो कजाकिस्तान प्रथम स्थान पर, उज्बेकिस्तान जो है दूसरे स्थान पर, भारत तीसरे स्थान पर। देखिए, कजाकिस्तान ने 7 गोल्ड जीते, 1 सिल्वर जीता, 2 ब्रॉन्ज जीते, कुल 10 मेडल जीते और प्रथम स्थान पर रहा।
उज्बेकिस्तान ने इसमें 6 गोल्ड जीते, 2 सिल्वर जीते, 3 ब्रॉन्ज जीते, कुल 11 पदक जीते और जो है दूसरे स्थान पर रहा। देखिए कुल पदक अगर ज़्यादा भी होंगे ना, कुल पदक अगर ज़्यादा हैं, लेकिन जिसने जितने गोल्ड जीते उसी हिसाब से जो है वो रैंकिंग दी जाती है। भारत ने कुल 4 मेडल जीते या पदक जीते, जिनमें से 2 गोल्ड थे, ठीक है, 1 सिल्वर था, 1 ब्रॉन्ज था और तीसरे स्थान पर रहा भारत। एशियाई कैडेट कप 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है? ये तलवारबाजी प्रतियोगिता है, ये भारत में हो रही है, भारत के उत्तराखंड के हल्द्वानी में। बी है इसका आंसर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किया। यह प्रतियोगिता जो है फेसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम हल्द्वानी में आयोजित की जा रही है और यह भारत में आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता है जिसमें 250 से अधिक एथलीट भाग ले रहे हैं। इसमें 150 भारतीय एथलीट शामिल हैं, साथ ही तजिकिस्तान, सीरिया, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों की टीमें भाग ले रही हैं इसमें। इससे पहले जनवरी-फरवरी में उत्तराखंड के देहरादून में जो है 38वें राष्ट्रीय खेलों का भी उद्घाटन सफलतापूर्वक किया गया था और अब ये भी प्रतियोगिता चल रही है। फुल टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। अब आ जाइए, बीमा सुगम किस डिजिटल पहल का हिस्सा है? किसका हो सकता है? स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया या डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना? देखिए किसी चीज़ को अगर सुगम बनाना है तो उसको डिजिटली ही करना होगा, ठीक है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI भी है इसका आंसर। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा सुगम नामक एकीकृत डिजिटल बीमा प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है। यह पोर्टल जो है जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, मोटर बीमा, यात्रा बीमा, सामान्य बीमा उत्पादों के लिए एक वन स्टॉप डिजिटल मार्केट प्लेस होगा। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी DPI बीमा सुगम भारत के डिजिटल परिवर्तन का एक अहम हिस्सा है, तो बी है इसका आंसर। विश्व अल्जाइमर दिवस के संबंध में सही कथन है। यह दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। यह एक तंत्रिका संबंधी विकार है। तंत्रिका संबंधी विकार है या मस्तिष्क संबंधी? देखिए ब्रेन भी तो जुड़ा ही आपका स्पाइनल कॉर्ड से है, तो बिल्कुल तंत्रिका संबंधी विकार है ये और 21 सितंबर को मनाया जाता है, कल मनाया गया, तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। विश्व अल्जाइमर दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है अल्जाइमर रोग और अन्य डिमेंशिया से जुड़ी जानकारी फैलाना, समाज में जागरूकता बढ़ाना और रोगियों व उनके परिवारों को सहयोग देना। युवाओं में उभरती हुई बीमारी है ये अल्जाइमर की, तंत्रिका संबंधी विकार है ये। इसके कारण मस्तिष्क की कोशिकाएं खराब हो जाती हैं और मर जाती हैं। यह किसी व्यक्ति की दैनिक गतिविधियों को करने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। अभी रिसेंटली एक सैयारा नाम की मूवी मोहित सूरी के डायरेक्शन में ब्लॉकबस्टर हुई है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड 560 करोड़ कमाए उसने। उसमें मुख्य भूमिका में हान पांडे और अनीत पड्डा एक्ट्रेस को ये बीमारी उसमें दिखाई गई है अल्जाइमर की, ठीक है। इसमें व्यक्ति खुद का नाम भी भूल जाता है, अपने दोस्तों को भूल जाता है, घर वालों को पहचानने से इनकार कर देता है। चलिए 32वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस भी 21 सितंबर को ही मनाया जाता भी है इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्थापित किया था ताकि पूरी दुनिया में शांति के आदर्श को बढ़ाया जा सके और हिंसा, युद्ध और संघर्षों को रोकने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत किया जा सके। क्या इस पर अमल करते हैं? यूक्रेन तो नहीं कर रहा, रूस भी नहीं कर रहा, इजराइल भी नहीं कर रहा, सीरिया भी नहीं कर रहा, पाकिस्तान भी नहीं कर रहा। 33वां प्रश्न क्या है, हाल ही में समाचारों में रही टाइफून मिसाइल प्रणाली को किस देश ने विकसित किया है? हाल ही में समाचारों में रही टाइफून मिसाइल प्रणाली विकसित की है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। डी है इसका आंसर।
देखिए, चीन ने अमेरिका द्वारा जापान में तैनात किए हुए टाइफून मिसाइल प्रणाली को वापस लेने का आग्रह किया है। किसने? चीन ने वापस लेने का आग्रह किया है। किससे? अमेरिका से, कि ले लो वापस, आपने जो जापान में तैनात कर रखी है। टाइफून मिसाइल प्रणाली को अमेरिका ने विकसित किया है। टाइफून मिसाइल प्रणाली के बारे में जाने तो रेजोल्यूट ड्रैगन संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान पहली बार जापान में टाइफून मिसाइल प्रणाली का अनावरण किया गया। यह एक मध्यम दूरी की मिसाइल प्रणाली है। रेजोल्यूट ड्रैगन जो है ना, वो अमेरिका और जापान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। उसमें भी 3 होते हैं ना, वायु का, थल सेना का और नेवी का। तो ये समुद्री अभ्यास है, यानी एक नौसैनिक अभ्यास है ये रेजोल्यूट ड्रैगन। इसी के चलते जापान में तैनात की अमेरिका ने मध्यम दूरी की मिसाइल टाइफून मिसाइल प्रणाली, जिसका विरोध कर रहा है चीन, क्योंकि चीन का पड़ोसी है जापान। 34वां प्रश्न है, 2025 दलीप ट्रॉफी का विजेता कौन रहा? ऊपर था तो एक प्रश्न, 2025 दलीप ट्रॉफी जीती है सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को हराकर। ठीक है, 6 जोन खेलते हैं इसमें, क्रिकेट का ये टूर्नामेंट है। सेंट्रल जोन ने रजत पाटीदार की कप्तानी में साउथ जोन को 6 विकेट से हराकर 2025 दलीप ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 हुआ है 4 अप्रैल को थाईलैंड के बैंकॉक में। तो काठमांडू हटा दीजिए नेपाल का, भूटान का थिम्पू हटा दीजिए, श्रीलंका की कोलंबो हटा दीजिए। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 थाईलैंड के बैंकॉक में 4 अप्रैल को आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने भाग लिया। यह बिम्स्टेक का 6ठा शिखर सम्मेलन था। कौन सा? 6ठा। तो 5वां कहाँ हुआ था? 5वां हुआ था श्रीलंका के कोलंबो में। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ये 2 साल में एक बार होता है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। 18वां 2025 में हुआ, तो अब 27वां होगा अगला। ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। और 17वां पूछ ले तो मध्य प्रदेश के इंदौर में। देखिए, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन उड़ीसा सरकार के साथ साझेदारी में 8 से 10 जनवरी 2025 तक उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। और यह पूर्वी भारत में आयोजित होने वाला पहला प्रवासी भारतीय सम्मेलन था। इसी से रिलेट करता हुआ एक और प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस के संबंध में सही कथन है। यह दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया था। कोई गलत है क्या इसमें? इसमें तो सारे सही हैं, 1 2 3 4 डी। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। मतलब पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। 8 से 10 जनवरी को 18वां मनाया गया उड़ीसा के भुवनेश्वर में। तो 8 से 10 जनवरी के बीच में 9 तारीख पड़ती है, तो 9 जनवरी को। ठीक है, 3 दिवसीय सम्मेलन था वो। तो अब अगला होगा 27 में, यानी 25 में हो गया तो 27 में होगा। देखिए, प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? यह महात्मा गांधी के 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने की याद में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत 2003 में हुई थी। यह कार्यक्रम 2 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। वर्ष 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया था और 18वां उड़ीसा के भुवनेश्वर में। 38वां प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 देने की घोषणा की गई है? क्या नाम है इनका? पवन कल्याण, मोहनलाल, चिरंजीवी। जैकी श्रॉफ तो नहीं है ये, चिरंजीवी भी नहीं है। ये है मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल। इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 देने की घोषणा की गई है और कल मिलेगा इनको ये 23 सितंबर को। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह है ना, 23 सितंबर को। देखिए, मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ये स्टार्स के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान है। सिनेमा जगत के जो स्टार्स होते हैं, अभिनेता होते हैं, उनके लिए यह पुरस्कार 23 सितंबर 2025 को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा, यानी दिल्ली में मिलेगा इनको।
39वां प्रश्न है, भारत में अब तक कितने रामसर स्थल घोषित किए जा चुके हैं? रामसर स्थल पूछ ले या आर्द्रभूमि स्थल पूछ ले, एक ही बात है, 91 है अभी तक। डी है इसका आंसर। सर्वाधिक तमिलनाडु में है 20, और दूसरा स्थान किसका? उत्तर प्रदेश का 10। अगस्त 2025 तक छोड़िए, 22 सितंबर 2025 तक भारत में कुल 91 रामसर स्थल हैं अभी तक। तो ये वे आर्द्रभूमियां हैं जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया गया है। और भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में कितने हैं? 20, और उत्तर प्रदेश में उसके बाद 10 स्थल हैं। वर्ष 1982 में भारत ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए 20वां प्रश्न है, यानी 40 नंबर का प्रश्न है, 20 कंप्लीट हो जाएंगे। एकमात्र है भारत में हर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत का एकमात्र बिहार के भागलपुर में है। ठीक है, बी है इसका आंसर। और एक प्रश्न और अभी बना चुके हैं उसको वैसे तो सीरीज में, कि अभी नवीनतम जनगणना हुई है इस गंगा नदी डॉल्फिन की, तो किस राज्य में सर्वाधिक संख्या इनकी दर्ज की गई है? उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में जो गंगा नदी बहती है वहाँ पर सर्वाधिक संख्या है उत्तर प्रदेश में। देखिए, गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए मुख्य संरक्षित क्षेत्र विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, जो बिहार के भागलपुर जिले में है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य है और लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए समर्पित है। तो 20 प्रश्न ये करंट अफेयर्स के कंप्लीट हो गए हैं, और 100 तक इसको लेके जाएंगे, एक दो कल तक कवर कर देंगे। ठीक है, कल या परसों तक प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए जो आप देने वाले हैं।